सॉल्यूशन चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में सोल्यूबिलिटी के बारे में पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डाल दो हेडिंग हेनरी लॉ। कॉपी पेन निकाल लेना है और लिखना है हेनरी लॉ। तो पहले मैं हेनरी लॉ को समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट आपको लिख के दूंगा। ठीक है, तो जरा समझो। पहली बात तो हेनरी लॉ किस बारे में बात करता है? हेनरी लॉ बात करता है बेटा सोल्यूबिलिटी ऑफ gaseous solute in a liquid। इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान दो। अगर मान लो आपके पास एक सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट, आपके पास है लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर है गैसियस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये गैसियस मॉलिक्यूल आपका सोल्यूट है। गैसियस मॉलिक्यूल आपका क्या है? सोल्यूट। ठीक, अब हमें सबको पता है कि भाई गैस जो होती है वो लिक्विड में इतने आसानी से डिसॉल्व होती नहीं है, घुलती नहीं है। गैस लिक्विड में इतने आसानी से डिसॉल्व होती नहीं है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये गैस जो है वो डिसॉल्व हो जाए लिक्विड में, तो एक तरीका है, अगर मैं इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं किसी तरीके से, इसमें लिक्विड में, अगर मैं इस गैस का प्रेशर बढ़ा दूं, इस गैस का अगर मैंने क्या कर दिया बेटा, प्रेशर बढ़ा दिया, तो चांसेस है कि ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ध्यान देना अच्छे से, गैस लिक्विड में इजीली डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन मुझे अगर डिसॉल्व करना है तो एक तरीका क्या है, मैं अगर इस गैस का प्रेशर बढ़ा देता हूं तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। और गैस लिक्विड में इजीली नहीं डिसॉल्व हो सकती, लेकिन लिक्विड तो लिक्विड में हो सकता है। अगर आपने गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। अगर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई तो इसकी डिसॉल्व होने के चांसेस या सोल्यूबल होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हो तो सोल्यूबिलिटी के चांसेस भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बस यही है हेनरी लॉ, यही है हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, देखो इसका स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं मैं। हेनरी लॉ कहता है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। लिखना आप साथ में, प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड। ठीक है, ये गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व होगी या नहीं, या कितने अच्छे से डिसॉल्व होगी, वो डिपेंड करता है कि इस लिक्विड के ऊपर जो गैस है इसका प्रेशर कितना है। मतलब इन सिंपल लैंग्वेज में अगर सोल्यूबिलिटी को मैं ऐसे बोल दूं और इस गैस का जो प्रेशर है जो इस लिक्विड के ऊपर है उसको अगर मैं P बोल दूं, तो इस गैस की सोल्यूबिलिटी जो है लिक्विड में किसके ऊपर डिपेंड करती है? इस प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? प्रेशर। यही है हेनरी लॉ। ठीक है, अब अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दूं तो यहाँ पे क्या डाल सकता हूं मैं? एक कांस्टेंट डाल सकता हूं। ठीक है, तो ये बन गया भाई, ये बन गया हमारा फॉर्मूला सोल्यूबिलिटी का। सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू क्या बना? KH इंटू P। ठीक है, अच्छा, अब यहां से ना मैं चाहूं तो KH का भी फॉर्मूला बना सकता हूं। किसका? KH का। जरा देखो तो KH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो वो हो जाएगा सोल्यूबिलिटी डिवाइड बाय P। ये है KH का फॉर्मूला। अगर आपको न्यूमेरिकल में KH निकालने को बोला तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अब हमें यूनिट के बारे में देखना है, यूनिट ऑफ KH। इस KH का यूनिट क्या होगा बेटा? इस KH का यूनिट आप इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे फॉर्मूले से? देखो, सोल्यूबिलिटी, KH का फॉर्मूला क्या आया? सोल्यूबिलिटी डिवाइड बाय प्रेशर। तो सोल्यूबिलिटी का जो यूनिट होता है वो रहता है मोल पर लीटर। ठीक है, और प्रेशर का जो यूनिट रहता है वो रहता है बार। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर बार। तो KH का यूनिट आप क्या लिख सकते हो बेटा? मोल पर लीटर पर बार। हो गया। आप इसको चाहे तो सिंप्लीफाई ऐसा भी कर सकते हो, मोल, ये लीटर नीचे है ना, तो आप इसको लीटर इनवर्स और बार इनवर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक। अब ये बार की जगह पे ATM भी रह सकता है, क्योंकि प्रेशर का यूनिट होता है बार, प्रेशर का यूनिट ATM भी हो सकता है। तो एक रिलेशन भी आप याद रखना, 1 ATM इज इक्वल टू होता है बेटा कितना? 1.013 बार होता है। यूनिट कन्वर्जन में आपको काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। 1 ATM इक्वल टू क्या होता है? 1.013 बार, या फिर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है, ये न्यूमेरिकल में हमें काम देगा। क्लियर बात है? ठीक है, अब बारी आती है, ये तो हो गया हेनरी लॉ। अब बारी आती है इसके एग्जाम्पल की। तो देखो इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल, जो एरेटेड ड्रिंक होती है, एरेटेड ड्रिंक, ठीक है, जिसको आप सॉफ्ट ड्रिंक भी बोल सकते हो, या सिंपल लैंग्वेज में आप कोल्ड ड्रिंक भी बोल सकते हो। सॉफ्ट ड्रिंक बोलो या कोल्ड ड्रिंक बोलो। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। कोल्ड ड्रिंक तो सबको पता है भैया। कोल्ड ड्रिंक का अगर आप ऊपर का ढक्कन
ओपन करते हो तो वहां से गैस रिलीज होती है, ठीक है। वो जो गैस होती है बेसिकली कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वो गैस कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। और वो CO2 गैस हाईली प्रेशराइज करके उस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व की जाती है। कोल्ड ड्रिंक तो खुद लिक्विड होता है, लेकिन उसके अंदर जो गैस होती है वो हाईली प्रेशराइज करके डिसॉल्व की जाती है, क्योंकि गैस की सोल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो एरेटेड ड्रिंक होता है या सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ये हेनरी लॉ का क्या है, एक एग्जांपल है। और वहां पे CO2 जो डाला जाता है अंदर, वो एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है, ठीक है। तो आपको एग्जांपल अगर पूछा जाए तो आप ये एग्जांपल लिखना है आपको, ठीक। अब इसके एक्सेप्शंस भी है, देखो अभी मैं एक्सेप्शन बताने वाला हूँ, एक्सेप्शन भी पूछे जाते हैं, ध्यान देना। एक्सेप्शन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ ये कहता है कि अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ती है, गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो सोल्युबिलिटी बढ़ते जाती है। लेकिन सबके केस में ऐसा नहीं होता है, सबके केस में ऐसा नहीं होता, ध्यान देना। दो एग्जांपल आपको याद रखना है। अगर मैंने NH3 ले लिया जो कि गैस है, अमोनिया गैस, और उसको पानी में अगर डाल दिया, ठीक है, तो अमोनिया गैस नेचुरली पानी में डिसॉल्व होती है और NH4 पॉजिटिव और OH माइनस बना लेती है। नेचुरली आपको प्रेशर बढ़ाने की जरूरत पड़ती नहीं है उतना ज्यादा। अगर आप प्रेशर ना भी बढ़ाओ तो भी ये गैस जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। इसका कारण क्या है, देखो, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन। ये रिएक्शन होती कैसे है, अगर आपको समझना है तो मैं समझा सकता हूँ। देखो NH3 की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास ना 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। उसमें से 3 इसने बॉन्ड बनाया, इसके पास रहेगी एक लोन पेयर। और हम सबको पता है वाटर से हमें 2 आयन मिल सकते हैं, H+ और OH माइनस। वाटर के पास ये 2 आयन्स होते हैं, बराबर। H+ का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और N के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसके पास जाएगा बेटा, NH3 के पास जाएगा। जैसे ही NH3 के पास जाएगा ये दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, NH4 पॉजिटिव, और बाजू में क्या बचा रहेगा, OH माइनस। तो क्या हो रहा है ना, NH3 वैसे गैस है, H2O में इजीली डिसॉल्व होनी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे क्या है ना, NH3 H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये इजीली डिसॉल्व हो जा रही है, ठीक है। और हेनरी लॉ कहता है कि भाई प्रेशर बढ़ाओ गैस का तब डिसॉल्व होंगे। तो यहाँ पे उतना ज्यादा प्रेशर नहीं भी बढ़ाओगे तो भी ये गैस डिसॉल्व हो जाती है। तो जो हेनरी लॉ एक्सपेक्ट कर रहा है रिजल्ट, उससे इसका रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा इनवर्स आता है। इसकी वजह से इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। एक और एग्जांपल है जो एक्सेप्शन का है, वो है CO2 गैस। वैसे ही CO2 गैस जो है वो अनएक्सपेक्टेडली पानी में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी रिएक्शन होती है, कौन सी, CO2 और H2O की रिएक्शन होकर यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इस वजह से ये अनएक्सपेक्टेडली डिसॉल्व हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो बेटा ऑक्सीजन पानी में, एक सेकंड, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पानी में इतने आसानी से नहीं डिसॉल्व होता। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पानी के साथ रिएक्ट करता नहीं है बेटा, ये नॉन पोलर है, ध्यान देना। ये कैसा है, ऑक्सीजन नॉन पोलर होता है, उतनी ज्यादा पोलैरिटी ऑक्सीजन के पास होती नहीं है। और वाटर क्या होता है, बेसिकली वाटर पोलर होता है। तो लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक्स ना, तो यहाँ पे ये इनकी रिएक्शन ही नहीं हो पाती। अगर रिएक्शन नहीं होंगी तो ये इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। अगर आपको डिसॉल्व करना है हेनरी लॉ लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वाटर लॉ क्या होगा, डिसॉल्व होगा, ठीक है। एक और सवाल आपको पूछा जाता है। सवाल क्या होता है, सवाल ये होता है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ब्लड इजीली एज कंपेयर टू वाटर। ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन पानी में नहीं होता। तो पानी में क्यों नहीं होता, ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पानी के साथ रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन ऑक्सीजन ब्लड में क्यों इजीली डिसॉल्व होता है, क्योंकि ब्लड में ना एक कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा कंटेंट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन ना रिएक्ट कर जाता है और ये कंपाउंड बना लेता है HbO2 इस टाइप का कंपाउंड बना लेता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो Hb के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस वजह से उसके साथ जुड़ रहा है, तो डिसॉल्व हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे NH3 CO2, ये जो दो एग्जाम्पल है ये एक्सेप्शन में आते हैं हेनरी लॉ के, क्योंकि बिना प्रेशर बढ़ाए आप अगर इन गैसेस का ज्यादा प्रेशर ना भी बढ़ाते हो तो भी ये पानी में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। बट ऑक्सीजन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता, लेकिन हीमोग्लोबिन में हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ वो रिएक्ट करता है। समझ में आया। तो ये एक्सेप्शंस भी आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे हेनरी लॉ हो जाता है कंप्लीट, और नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स।